शिल्पी लीगल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम दहेज, दहेज का लेन देन, दहेज की मांग जैसे मुद्दे पर विचार करेंगे। दहेज सामान्यतः कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह के समय प्रेम, स्नेह व वात्सल्य की भावना से ओतप्रोत होकर दिए जाने वाला उपहार होता है। यह संपत्ति, यह धन दहेज कहलाता है। किंतु डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इसकी परिभाषा थोड़ी सी भिन्न है। विधि में शब्दों को विशेष महत्व दिया जाता है। 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मात्र 10 धाराएं हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के नाम से ही यह प्रकट होता है कि दहेज को, लेन देन को, मांग को प्रतिषेधित किया गया है। इस पर रोक लगाई गई है कि समाज में दहेज की प्रथा जो प्रचलित रही है उसमें व्याप्त बुराइयों से बचने के लिए शासन और विधायिका ने यह उपाय जुटाया कि ऐसे प्रावधान इसमें डाले जाएं जिससे कि महिलाओं का, युवतियों का को सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी रक्षा की जा सके। इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम पारित किया गया और इसका एकमात्र उद्देश्य दहेज का लेना देना प्रसिद्ध करने के लिए अधिनियम लाया गया। इसमें परिभाषा दहेज की इस प्रकार दी गई है कि दहेज से कोई ऐसी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय विवाह के पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है। किंतु इन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सुई विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता। अर्थात एक वर पक्ष के द्वारा वधू को भी दहेज दिया जा सकता है और कन्या पक्ष के द्वारा या वधू पक्ष के द्वारा भी वर पक्ष को दहेज दिया जा सकता है। इसमें समझने लायक मुद्दा इसमें यह है कि कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दी गई है और वो उसी को यहाँ पर पढ़ा जाएगा, यहाँ पर उसका एप्लीकेशन होगा और उस धारा के तहत दस्तावेज, मूल्यवान पृथ्वी शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसी दस्तावेज है या होनी तात्पर्य है जिसके द्वारा विधिक अधिकार का सृजन होता हो, विस्तार होता हो, अंतरित होता हो, निर्बंधित होता हो, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, इसके द्वारा व्यक्ति का आविष्कार करता है या विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। ऐसी स्थिति किसी भी दस्तावेज के माध्यम से, मूल्यवान प्रतिभूति के माध्यम से बनती है तो वो भी एक मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाएगी और उसको भी दहेज के अंतर्गत आया हुआ माना जाएगा। दहेज प्रत्यक्षता, अप्रत्यक्षता दिया जा सकता है। दहेज का शादी के समय या शादी के बाद या सगाई के समय पर ये करार भी किया जा सकता है। वो करार को भी
विधि द्वारा ऐसा माना गया है कि इस प्रकार से करार विधि के अंतर्गत दहेज लेने देने के लिए नहीं चल सकेंगे और ये विधि की नज़र में एक अपराध की स्थिति में आएगा। अब सवाल आता है कि दहेज को इस कानून के तहत, इस विधि के तहत अपराध बनाया गया है। विधि का इस विधि के तहत दहेज का लेन देन को भी दंडनीय बनाया गया है। धारा 3 इस संबंध में विशिष्ट रूप से प्रकट करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह उसका एक कृत्य जो है दंडनीय होगा। दहेज का लेना देना तो दंडनीय है ही, साथ ही दुष्प्रेरण, कोई पक्ष ऐसा आके कह सकता है कि ये अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, उसके लिए ये दिया जाना चाहिए और इसमें धन दिया जाना चाहिए जिससे कि लड़का कहीं जा ना पाए, लड़की कहीं ना जा पाए, तो ऐसी स्थिति में ये दुष्प्रेरण भी एक अपराध माना गया है धारा 3 के तहत। अब धारा 4 में इसको मांग को लेकर के दंडनीय बनाया गया है। यदि किस प्रकार से शादी के समय, विवाह के समय धन की मांग की जाए, संपत्ति की मांग की जाए या किसी प्रकार से भी प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता किसी प्रकार से कोई ऐसी मांग की जाती है तो वह भी एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। अधिनियम में कठोर प्रावधान डाले गए हैं जिससे कि दहेज का लेन देन को सख्ती के साथ रोका जा सके। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, यहाँ तक कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसी प्रकार से भी यदि शिकायत हो जाती है, अदालत में मामला पहुंचता है और यदि वो ये कहता है कि साहब मैंने कोई मांग नहीं की है, मैं निर्दोष हूं, तो ये साबित करने का अधिकार भी उसके ऊपर है। ऐसे प्रावधान भी इसमें डाल दिए हैं। लेकिन इसका साथ ही साथ ये भी एक स्थिति विधि निर्माताओं द्वारा रखी गई है कि यदि आपको कोई पक्ष, यदि आरोपित व्यक्ति के लिए अभियुक्त को यदि कोई पक्ष बिना किसी कारण के आधारहीन मिथ्या मन गलत आधारों पर यदि फंसाने की कोशिश करता है तो उनको बचाव के लिए भी एक रास्ता इसमें बनता है। यदि हम विधि के प्रावधान के तहत जागरूक हैं और इस जागरूकता के तहत यदि हम इन प्रावधानों का पालन करते हैं तो हमारे लिए बचाव की स्थिति भी विधि ने इसी में निर्मित की है। ये हम दहेज प्रतिषेध नियम 2004 में बनाए गए हैं और साथ में एक ऐसे प्रावधान इसमें डाले गए हैं जिससे कि हम दहेज लेने और देने के लिए एक लिस्ट तैयार की जाएगी, एक सूची तैयार होगी। ये हमारे इस विधि में दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंट सूची नियम 1985 में बनाया गया है। इसके तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत जो है सूची तैयार की जा सकती है और यदि एक अतिरेक में कोई पक्ष दहेज की मांग करने वाले तथ्य को प्रकट करता है तब वो सूचियां उसमें बचाव के साथ में काम आएंगी। और इसका प्रावधान भी धारा 3 के उपधारा में दिया गया है। ऐसे भेंटों को जो वधू के विवाह के समय बिना मांगे दी जाती है तो उनके संबंध में लागू नहीं होगा। ये यदि बिना मांगे कोई व्यक्ति रिश्तेदार, नातेदार, लड़की का या लड़के का जो भेंटें वहां पर देते हैं और उनकी सूची तैयार कर ली जाती है। सूचियां तैयार होने पर वर वधू के हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि वधू या वर इस पढ़ने में असमर्थ है या दस्तखत करने में असमर्थ है तो उस पर अंगूठा की छाप भी लगाई जा सकती है, उसे पढ़ करके सुनाया जाएगा और वो सूचियां अपने पास रखें। तब वो तमाम सारी भेंटें जो उस समय प्रदत्त की गई हैं वर को या वधू को, वो इसके तहत नहीं मानी जाएंगी।
कि ये दहेज है। दहेज मांगना, दहेज लेना देना विधि विरुद्ध है, लेकिन बिना मांगे दहेज यदि दिया जाता है तब वह विधि के परिधि में नहीं, दंडनीय प्रावधान के परिधि में नहीं आएगा और वो जो है उससे एक प्रकार से अपवाद स्वरूप समझा जाएगा। मांगना और दहेज की स्थिति को समझाने के लिए हमारे न्यायालयों ने समय से निर्णय दिए हैं, उनको यदि हम मद्देनजर रखते हैं तब इन तमाम प्रावधान के स्पष्ट रूप से व्याख्या हो जाती है। यदि यदि ससुराल पक्ष से वर पक्ष द्वारा यदि किसी प्रकार से आर्थिक तंगी के दौरान आर्थिक परेशानी में या किसी प्रकार की सहायता ली जाती है, मांगी जाती है शादी होने के बाद, तब यह स्थिति भी दहेज प्रतिषेध के अंतर्गत नहीं आएगी, यह दहेज नहीं माना जाएगा। एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने जाते हैं, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने के सामने मामला आया कि किस प्रकार ससुराल पक्ष की तरफ से या वर के पक्ष से वधू के पक्ष घर वालों से ये मांग की थी कि वह 10-1200 रुपये लेकर के घर के खर्च व कृषि खाद के लिए अपने मायके से लेकर के आए। भीमा माई नाम की महिला थी, वह वहां पर गई और उसने सारी स्थितियां बताई। तब आर्थिक तंगी के कारण राशि वर पक्ष नहीं जुटा पा रहा था और उसने इस प्रकार से मांग कर की थी। लेकिन जब ये हालात बने, परिवार में कसमाकस की स्थिति रही और तो भीमाबाई ने कीटनाशक जहर खा लिया और इसके मामला चला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। इसमें यह निर्धारित किया गया कि आर्थिक तंगी या कोई जरूरी खर्च के लिए, पूर्ति के लिए, खाद खरीदने के लिए कोई राशि की मांग की जाती है तो यह मांग को दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता। यह दहेज, यह शादी के अनुक्रम में, शादी के संबंध में मांगे गए पैसे नहीं थे, इसलिए इसे दहेज की परिभाषा के तहत नहीं माना जाएगा और ये इसे दहेज प्रतिषेध के तहत कोई प्रावधान इसे दंडनीय नहीं बताता इस संव्यवहार के लिए। ऐसी स्थिति में इसको अप्पा साहेब तथा अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 2007 का एक मामला था, उसमें ये अवधारित किया गया है। अब दूसरी तरफ ये भी देखें कि दहेज का सीधा संबंध शादी के साथ होना चाहिए, विवाह के साथ होना चाहिए। यदि विवाह उसी राशि के पूर्ति करने पर निर्भर करता है तो निश्चित ही उसका नेक्सस कहीं ना कहीं है, लेकिन उसका नेक्सस यदि नहीं है तब वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा, उस परिभाषा में नहीं आएगा और वह एक अपराध की कोटि में उसे नहीं माना जा सकता। ऐसा मामला भी दिलीप विरुद्ध स्टेट ऑफ MP आया था, उसमें यह है निर्धारित किया गया, यह निर्णय दिया गया कि इसे दहेज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इसका नेक्सस जो है मेरी शादी से नहीं है और इसे ये माना गया कि यह अपराध नहीं है। इस प्रकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो प्रावधान मुख्य हैं वो यही प्रकट करते हैं। हमें विज्ञापन भी नहीं वर्जित है दहेज के संबंध में। साथ ही ये भी है कि किसी प्रकार का करार जो है शादी के बाद में या मांग की पूर्ति करने के लिए या पहले, ऐसे करार को भी शून्य घोषित किया गया है, यह शून्य समझा जाएगा। इसका इन्फोर्समेंट किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में नहीं हो सकता है। तो ये मुख्य प्रावधान है। इसमें
दिए गए हैं। शेष कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका कि हम दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ इतना आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू, धन्यवाद।